हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, थॉट। यानी थॉट क्या होता है पहले ये जानेंगे, ठीक है। फिर थॉट की परिभाषा जानेंगे और फिर कितने प्रकार के थॉट होते हैं और फिर कौन कौन से एलिमेंट है चिंतन में, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। हम किस प्रकार से सोच सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमने भाषा का जो कंसेप्ट था, भाषा के कंसेप्ट को डिटेल में बारीकी से सीख लिया है, समझ लिया है, ठीक है। तो अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके आप भाषा से संबंधित किसी भी चीज़ को वहाँ जाकर देखकर जान सकते हैं। तो चलिए टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आए, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, ठीक है। थॉट को कोई वातावरण से जोड़ता है, ठीक है, कोई नेचर और नर्चर दोनों से जोड़ता है, ठीक है, कि किस प्रकार हमारा चिंतन शुरू होता है। कोई समस्या का समाधान करने वाली प्रोसेस बोलता है, कोई बोलता है कि जब चिंतन शुरू हो जाता है तो हम तर्क निकाल सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है बेरोन की, ठीक है। इन्होंने 1992 में दी थी। वन बाय वन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चिंतन, थॉट होता क्या है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक मतलब ये मेंटल से जुड़ी है, हमारे ब्रेन से जुड़ी है, ठीक है। हम अपने दिमाग में सोचते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। हमारे दिमाग में पता नहीं किस किस प्रकार के चिंतन आते हैं, अच्छे और बुरे हर प्रकार के आते हैं। यानी ये मेंटल से जुड़ी हुई ये प्रोसेस है, एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है, ठीक है। ये ह्यूमन बीइंग में तो ज़्यादा पाई जाती है। यानी ह्यूमन में आईक्यू होता है, आईक्यू के हिसाब से ह्यूमन अच्छी बुरी चीज़ का पहचान कर सकता है। लेकिन जो चिंतन है, वो थॉट है, वो हर एक प्राणियों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है, भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। यानी जितने भी साइकोलॉजिस्ट आए, कोई चिंतन को कुछ बताता है तो कोई कुछ बताता है। क्या कहते हैं, कुछ ने वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ बताया है। यानी थॉट क्या है, जो वातावरण से सूचनाएं मिलती है उनको हम जोड़ तोड़ करके रखते हैं, वही चिंतन है। तो कुछ क्या बताते हैं कि यह एक मध्यस्थ प्रक्रिया माना है जो किसी समस्या का समाधान करती है। तो कुछ बताते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आई उसके बारे में सोचना और उस समस्या का सॉल्यूशन निकालना ही चिंतन है। और कुछ बताते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता ही चिंतन है। यानी अगर हम सोच पा रहे हैं, चिंतन कर पा रहे हैं तो हम किसी भी चीज़ का निर्णय आसानी से ले सकते हैं। फिर बेरोन महोदय आए 1992 में। ये क्या कहते हैं कि चिंतन में संप्रत्यों, ठीक है, हर एक वर्ड का जानेंगे। संप्रत्य क्या होते हैं, यानी वास्तविक अर्थ, किसी चीज़ के वास्तविक अर्थ को समझना, ठीक है। शब्दों के हिसाब से किसी चीज़ का अर्थ भी समझना कि क्या बोला जा रहा है। फिर होती है प्रतिज्ञप्ति। प्रतिज्ञप्ति क्या होती है, ऐसा कथन जो सत्य हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। यानी ऐसा वाक्य जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, वो भी थॉट में शामिल होते हैं, ठीक है। ये हमें पहले पता नहीं होता कि ये चीज़ सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, वो होती है प्रतिज्ञप्ति। क्या होती है, ऐसा कथन जो सत्य, ट्रू या फॉल्स दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं और इसकी जानकारी हमें पहले से पता नहीं होती। नेक्स्ट फिर क्या है, और प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। यानी इमेजेस, जो हमारा जो ब्रेन है वो इमेजेस में सोचता है और उसका जोड़ तोड़ ही क्या है, चिंतन है। ये कहना है बेरोन महोदय का, ठीक है। हमने एक एक वर्ड को के अर्थ को जाना है। संप्रत्य यानी किसी भी चीज़ का वास्तविक अर्थ, कि शब्द का क्या अर्थ है, क्या मीन निकल रहा है। प्रतिज्ञप्ति, ऐसा कथन जो सत्य या असत्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रतिमाएं यानी स्कीमाज बनना, किसी चीज़ के सिंबल होना, ठीक है। जैसे माँ का नाम ध्यान आते ही हमारे इमेज में, ठीक है, हमारे दिमाग में माँ की इमेज बन जाती है। ये होती है प्रतिमा, ठीक है। प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ ही क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है, थॉट कहलाता है। फिर क्या है, चिंतन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ थॉट, ठीक है। थॉट को
अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने नहीं, ये एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। चिंतन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सवली चिंतन, दूसरा है यथार्थवादी चिंतन। ठीक है, सवली चिंतन वो होता है जो कल्पनाओं पर बेस होता है, जो हम सारा दिन सपन में सोचते रहते हैं कि मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाए, ठीक है, कोठी बंगला हर चीज़ हो। तो हम अपनी कल्पनाओं के माध्यम से जो चीज़ें सोचते हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं, ख्याली पुलाव बनाते हैं। जैसे शेख चिल्ली होता था, ठीक है, उसके पास कुछ अंडे थे तो उन अंडों के बारे में वो सारा दिन सोचता रहता था, ख्याली पुलाव बनाता रहता था कि ये अंडों में से मुर्गियाँ निकलेगी, इन मुर्गियों के फिर बहुत सारे अंडे होंगे, ठीक है, इन अंडों को बेच के मैं एक दिन अमीर आदमी बन जाऊंगा। तो ये होती है हमारे कल्पनाएं, सवली चिंतन यानी सपन देखना, अभिलाषा करना मात्र। ठीक है, सिर्फ इच्छा करना, इच्छा कर रहे हैं हम और उस इच्छा के प्रति कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। ठीक है, वो होता है सवली चिंतन। ठीक है, काल्पनिक विचारों व इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है इसमें, और सपन चित्र और अभिलाषा से जुड़ता है सवली चिंतन। ठीक है, कल्पनाएं, कोरी कल्पनाएं करता है। ठीक है, इस प्रकार के चिंतन में सिर्फ हम कोरी कल्पनाएं करते हैं बिना कोई एक्शन लिए। ठीक है, जैसे शेख चिल्ली का एग्जाम्पल दिया मैंने, और ख्याली पुलाव बनाना हो गया। ठीक है, सवली चिंतन हो गया। ये जुड़ता है कल्पनाओं से और इच्छाओं की अभिव्यक्ति से। फिर है यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम रियलिटी से जोड़कर देखते हैं, वास्तविकता से जोड़कर देखते हैं। यानी इसका मतलब होता है कि हम रियल लाइफ से जोड़ के इसको कनेक्ट करके देख रहे हैं। और ये क्या काम आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसी भी अगर कोई समस्या आ गई, उस समस्या का हमें समाधान ढूंढना है तो ये यथार्थवादी चिंतन वहाँ काम आएगा, किसी भी समस्या को काम करने से पहले। ठीक है, किसी भी समस्या का समाधान करने से पहले हम यथार्थवादी चिंतन करते हैं। ठीक है, और जो रियल लाइफ से जुड़ता है। सवली चिंतन के बारे में जाना हमने, कोरी कल्पनाओं पर बेस्ड होता है। ठीक है, अभिलाषा होती है, सीधे सपन देखे जाते हैं। ठीक है, अभिलाषा होती है। फिर यथार्थवादी चिंतन के बारे में जाना। चिंतन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, सवली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। सवली चिंतन सपनों से, ठीक है, और कल्पनाओं से जुड़ता है, कोरी मात्र कल्पना होती है। और यथार्थवादी जो चिंतन है वो रियल लाइफ से जुड़कर किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए इस प्रकार का चिंतन किया जाता है। फिर यथार्थवादी चिंतन को हमने 3 टाइप्स में बांटा है। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, अभिसारी चिंतन। ठीक है, अभिसारी चिंतन। फिर दूसरा है अपसारी चिंतन और तीसरा है आलोचनात्मक चिंतन। यहाँ से सीटेट में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कई बार ये चीज़ें भी पूछ ली जाती है, यथार्थवादी चिंतन, ठीक है, अपसारी चिंतन कौन से चिंतन का भाग है, तो याद रखेंगे यथार्थवादी चिंतन का भाग है। यथार्थवादी चिंतन 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और क्रिटिसाइज। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन। तो चलिए जानते हैं अभिसारी चिंतन क्या होता है। अभिसारी चिंतन होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग से याद रखेंगे सिर्फ जो हमें फैक्ट दिए गए हैं, जो तथ्य दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर हम कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, और इस चिंतन को हम निगमनात्मक चिंतन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रख लेंगे, निगमनात्मक चिंतन भी बोला जाता है। दिए गए तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर ही हमें कंक्लूजन देना होता है, हम अपनी क्रिएटिविटी यहाँ नहीं लगा सकते। जो हमें आंकड़े दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आंकड़े दिए गए हैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो यानी हमें कुछ भी हम यहाँ अपनी तरफ से नया नहीं जोड़ सकते। सिंपल हमें कैलकुलेशन करके यहाँ आंसर देना होता है। हमने अपनी सोच नहीं लगाई, सिर्फ फैक्ट लगाया और उससे हमें आउटपुट आया कि जब हम 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 आंसर आएगा। अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड किया हमने, जो आंकड़े दिए गए थे उसके हिसाब से हमने चिंतन किया और रिजल्ट निकाल दिया। ठीक है, फिर दूसरा क्या आता है, दूसरा जो चिंतन है ये होता है अपसारी चिंतन, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग को एक कीवर्ड से याद रख लेना, जैसे ये हो गई हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। 1 मिनट, ये हो गई हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्या है, बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाता है, कुछ भी दिए गए जो तथ्य हैं उनके आधार पर भी। ठीक है, याद रख लेना,
डाइवर्जेंट थिंकिंग में बच्चे को नए आंकड़े भी दिए रहते हैं, डेटा दिया रहता है और उसके हिसाब से बच्चा खुद भी नए आंकड़े जोड़कर उसका निष्कर्ष निकाल सकता है। वो होता है अपसारी चिंतन। यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग में बच्चा क्या है, अलग अलग दिशाओं में सोच सकता है। याद रख लेना, डाइवर्जेंट थिंकिंग, आंकड़े भी दिए रहेंगे और खुद का भी बच्चा, ये होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। याद रख लेना, ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। खुद भी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगा सकते, जो डेटा दिया होता है उसी के आधार पर कंक्लूजन निकाला जाता है। और अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। यानी ये क्रिएटिव थॉट्स होते हैं, हमारे दिए गए तथ्यों व नए तथ्य जोड़कर निष्कर्ष पर पहुंच सकता है बच्चा। जो आंकड़े दे रखे हैं और नए जोड़ के खुद से, उसके आधार पर बच्चा निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। फिर क्या है, यदि नए तथ्य न जोड़े जाए तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा अपसारी चिंतन कर रहा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा है, तो यहाँ जो दिए गए तथ्य है उसमें अगर बच्चा नए तथ्य नहीं जोड़ता है, नया डेटा ऐड नहीं करता है, तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। क्योंकि यहाँ बच्चे को सृजनात्मक चिंतन करना पड़ेगा, अलग अलग दिशाओं में सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, ये है तो ये हो सकता है, ये है तो ये हो सकता है। हाइपोथेसिस भी बनानी पड़ेगी और फिर बच्चे को कल्पना करके, ठीक है, फिर कल्पना नहीं सॉरी फिर निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, जो आंकड़े दिए गए हैं और कुछ उनमें नया ऐड करके फिर ही समस्या का समाधान होगा। फिर तीसरे नंबर का है ये आलोचनात्मक चिंतन होता है। यानी इसमें क्रिटिसाइज करके दिया होता है, कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी सच्चाई को स्वीकार करने से पहले, उसको हूबहू एक्सेप्ट करने से पहले व्यक्ति क्या देखता है, जिसमें आलोचनात्मक चिंतन पाया जाता है कि हाँ ये जो बता रहा है क्या वो सही है। वो पहले उस चीज़ की जांच गुण परख करता है। जैसे कोई दुकानदार है, फॉर एग्जाम्पल, अपसारी चिंतन का भी 1 मिनट पहले अपसारी चिंतन का ही एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो अपसारी चिंतन का एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। अपसारी चिंतन में कि बच्चे को बोल दिया जाए कि बताओ बुक का यूज क्या होता है, तो बच्चा नॉर्मल है, अगर अपसारी चिंतन कर रहा है, कन्वर्जेंट थिंकिंग कर रहा है, तो बच्चा बोलेगा कि बुक सिर्फ पढ़ने के काम आती है, बुक से हम पढ़ सकते हैं और बुक में से देख देख के हम लिख भी सकते हैं। लेकिन वही सेम बच्चा जो डाइवर्जेंट थिंकिंग का बच्चा है, उससे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ मल्टीपल यूजेस ऑफ बुक्स, ठीक है, बुक के मल्टीपल यूजेस बताओ, तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग का बच्चा है वो क्या बताएगा कि बुक में से हम पढ़ सकते हैं, कठिन शब्दों की जानकारी होती है, नए नए शब्द भी हमें जानने को मिलते हैं, बुक से हम सहस्वर वाचन, मौन वाचन कर सकते हैं। तो बच्चा अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग एस्पेक्ट से आंसर देगा, ना कि सिर्फ बुक पढ़ने और लिखने के काम आती है। तो बच्चा वहाँ हर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, हर चीज़ से, हर डायरेक्शन से सोच रहा है बुक के बारे में। ठीक है, बुक का नॉर्मल यूज़ तो कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला बच्चा भी बता देगा, लेकिन मल्टीपल यूज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला ही बताएगा कि बुक से हम पढ़ सकते हैं, कठिन शब्द निकाल सकते हैं, मौन वाचन कर सकते हैं, श्रुत लेखन कर सकते हैं, ठीक है, सहस्वर वाचन कर सकते हैं, इससे हमें नई चीज़ों की जानकारी मिलती है। बुक में कहानियाँ भी दी होती है और उन कहानियों से हमें शिक्षा मिलती है, एकाकी भी होती है, ठीक है, अपठित गद्यांश भी होते हैं। तो जो अभिसारी चिंतन का बच्चा है, ठीक है, जो अपसारी चिंतन का बच्चा है वो खोल देगा पूरे के पूरे तथ्य और समस्या का समाधान कर लेगा। यानी कुछ तो आंकड़े दिए गए थे और कुछ अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शंस में सोच कर बच्चे ने आंसर इजीली दे दिया। आलोचनात्मक चिंतन के बारे में हमने जाना कि जो दिया गया है, जो बताया जा रहा है, क्या वो सच में रियल में सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम के बारे में हमने सुना है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ठीक है, सुना है और किताबों में भी पढ़ते हैं, रामायण में भी, कि वो एक आदर्श व्यक्तित्व वाले थे, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता था। तो सिर्फ हम सुनी सुनाई बातों पर ही विश्वास नहीं करते, हमने रामायण पढ़ी और रियल में देखा कि हाँ सच में जो श्री राम भगवान थे वो सच में मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हमने गुण और अवगुण की जांच परख से वहाँ तुलना की और पाया कि सच में ही अपनी जो आलोचनात्मक चिंतन है उसके हिसाब से देखा कि हाँ, जब भी सीता के लिए लोगों ने बोला कि
रावण के पास रहकर आई है तो इसे देश निकाला दे दे। तो राम ने वैसा ही किया जो समाज उससे, राम जी से अपेक्षा करता था। तो इस तरह हम रामायण के अलग अलग अध्यायों को देख के सुन के कि पिता की आज्ञा भी मानी बिना पूछे समझे, ठीक है। जैसे पिता ने बोला कि राम का वन में गमन होना चाहिए, तो बिना कुछ सोचे समझे श्री राम जी जंगल में चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें गुण दोष हर चीज़ के हिसाब से हम देख के, आलोचनात्मक चिंतन के हिसाब से देख के हमें पता चला कि हाँ, जो ये बातें हमें बताई जा रही है वो सच में सही है, ठीक है। जैसे हिरण्यकश्यप के बारे में पढ़ते हैं हम, हिरण्यकश्यप भगवान का नाम नहीं लेने देते थे, ठीक है। अपने ही बेटे को मरवाने की बार बार कोशिश किया करते थे। तो ये चीज़ें हमें उसके व्यक्तित्व को पढ़ के, उसकी पर्सनैलिटी को पढ़ के, ठीक है, वे जानकारी के अलग अलग सोर्स हो सकते हैं, वहाँ से हमें मिलती है। तो अगर हम हर चीज़ का, एक चीज़ के हर पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है, कि कौन कौन से गुण थे, कौन से अवगुण थे, उस हिसाब से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ हमारी आलोचनात्मक चिंतन काम कर रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये बातें। हर तीनों चिंतन को मैंने एग्जाम्पल से जोड़ा है। अभिसारी में, ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग में बच्चा क्या है, कुछ भी अपने तरफ से ऐड नहीं करेगा, जो डेटा दिए होंगे उसको ही लेगा और निष्कर्ष निकाल देगा। इसे निगमनात्मक चिंतन भी बोला जाता है। अपसारी के बारे में पढ़ा कि बच्चा जो है अलग अलग डायरेक्शन में सोच सकता है, ठीक है। कुछ तथ्य दिए होंगे और कुछ को जोड़ के बच्चा समस्या का समाधान कर लेता है। अगर ऐसा नहीं करता, बच्चा खुद की तरफ से अपने नया डेटा नहीं जोड़ता, तो कभी भी समस्या का समाधान नहीं होगा, ठीक है। आलोचनात्मक में वस्तु, घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले गुण और दोष की परख की जाती है, ठीक है। गुण और दोष की परख की जाती है, उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ, ये सही है और ये गलत है। जैसे पहले निरमा जो वॉशिंग पाउडर है उसकी ऐड आती है, पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें, ठीक है। तो वहाँ भी हमारा आलोचनात्मक चिंतन ही काम करेगा कि पहले हम इस्तेमाल करके देखेंगे कि अगर बढ़िया है तो ही खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हम आलोचनात्मक चिंतन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये थी चिंतन से जुड़ी कुछ बातें हमने पढ़ा। चिंतन के अलग अलग टाइप पढ़े। पहले पढ़े 2 प्रकार होते हैं, सवली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, अभिसारी, अपसारी और आलोचनात्मक, ठीक है। दोनों भाषाओं में समझाया है मैंने, बाइलिंगुअल समझाया है, ठीक है। हिंदी भाषी बच्चे हिंदी में समझ सकते हैं और इंग्लिश भाषी बच्चे इंग्लिश में याद रख सकते हैं। लेकिन डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग में, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अपसारी का अभिसारी में करके आते हैं और अपसारी का अभिसारी में और अभिसारी का अपसारी में करके आते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ इंग्लिश के वर्ड याद रख लेना, यानी डाइवर्जेंट है ना, तो डी से डिनोट कर लेना, यानी अलग अलग डायरेक्शन में सोच सकता है, ठीक है। और यहाँ सी से याद रख लेना, यानी कंजर्वेटिव है, ठीक है। उसकी जो बच्चे की सोच है वो कंजर्वेटिव है, बच्चा कुछ भी अपनी तरीके से कुछ भी नया ऐड नहीं करता, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे चिंतन के मूल तत्व, ठीक है, यानी कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जिसके हिसाब से हमारे थॉट्स चलते हैं। तो आज हमने पढ़ा चिंतन और उसके टाइप, ठीक है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।